आज की क्लास में हम उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित मामले पर विचार करेंगे। आप जानते हो उच्चतम न्यायालय में दो प्रकार के मामले होते हैं। एक तो उच्चतम न्यायालय का प्रशासनिक मामले होते हैं और दूसरे उच्चतम न्यायालय के न्यायिक कार्य होते हैं। उच्चतम न्यायालय के न्यायिक कार्यों पर किसी प्रकार का कोई मतभेद नहीं होता है, यानी उच्चतम न्यायालय के द्वारा जो फैसले दिए जाते हैं विभिन्न मामलों पर, उस पर कोई विवाद की स्थिति नहीं होती है। जबकि उच्चतम न्यायालय के जो प्रशासनिक कार्य होते हैं, जिसमें उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति, उच्चतम न्यायालय के कर्मचारियों की भर्ती और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की वेतन भत्ते, इनसे संबंधित मामले शामिल होते हैं। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित जो मामले होते हैं, उन पर कई बार उच्चतम न्यायालय और सरकार के बीच में मतभेद की स्थिति सामने आती है। मतभेद इसलिए आता है क्योंकि उच्चतम न्यायालय चाहता है कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति में प्रमुख भूमिका न्यायाधीशों की होनी चाहिए, ताकि न्यायालय की स्वतंत्रता बनी रहे। जबकि सरकार ये चाहती है कि नियुक्तियों के मामले में सरकार की सहभागिता भी होनी चाहिए। केवल न्यायाधीशों की नियुक्ति न्यायाधीश ही नहीं करें। विश्व में किसी भी देश में ऐसा नहीं होता है जहां पे न्यायाधीश ही न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं। तो इन्हीं बातों को लेकर आज हम इस क्लास में चर्चा करेंगे। न्यायाधीशों की नियुक्ति के प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 के सब क्लॉज 2 में दिए हुए हैं और न्यायाधीशों की नियुक्ति के मामले में संविधान के क्या प्रावधान हैं, न्यायाधीशों की नियुक्ति के मामले में न्यायालय क्या चाहता है, न्यायालय के द्वारा कौन सी व्यवस्था की स्थापना की गई है और न्यायाधीशों की नियुक्ति के मामले में सरकार क्या चाहती है, सरकार किस प्रकार के प्रावधान चाहती है, इन्हीं 3 बिंदुओं के अंतर्गत आज हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले देखो, न्यायाधीशों की नियुक्ति के मामले में संवैधानिक प्रावधानों पर हम चर्चा करेंगे कि संविधान के कौन से अनुच्छेद में और न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए क्या क्या प्रावधान रखे गए हैं। तो न्यायाधीशों की नियुक्ति के प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 124(2) में रखे गए हैं। ठीक है। फिर आता है कि न्यायाधीशों की नियुक्ति के मामले में स्वयं उच्चतम न्यायालय क्या चाहता है, यानी न्यायाधीश क्या चाहते हैं, वो किस प्रकार के प्रावधान रखना चाहते हैं, उनको हम कॉलेजियम के अंतर्गत देखने का प्रयास करेंगे। ठीक है। और तीसरी बात पर हम चर्चा करेंगे कि सरकार न्यायाधीशों की नियुक्ति के मामले में क्या चाहती है, सरकार किस प्रकार न्यायाधीशों की नियुक्ति करनी चाहती है। इस प्रकार के प्रावधान हम राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग के संबंध में देखेंगे। आज की क्लास में हम इन 3 बिंदुओं के अंतर्गत चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले अपन चर्चा करते हैं न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में संवैधानिक प्रावधानों पर। न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए अनुच्छेद 124(2) में जो प्रावधान किए गए हैं, यानी संवैधानिक प्रावधान किए गए हैं, वहां पे कार्यपालिका महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार ही भारत में 1980 के दशक तक न्यायाधीशों की नियुक्ति में कार्यपालिका की महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। तो आइए देखते हैं इसी को कि संविधान में किस प्रकार न्यायाधीशों की नियुक्ति की बात की गई है। न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में संवैधानिक प्रावधान क्या किए गए हैं। संवैधानिक प्रावधान अनुच्छेद 124(2) में किए गए हैं और क्या कहा गया है कि न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाएगी। तो न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कहा गया कि न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। संविधान में न्यायाधीशों की नियुक्ति का अधिकार किसको दिया गया है, भारत के राष्ट्रपति को दिया गया है। दूसरी बात यह कि भारत का राष्ट्रपति क्या खुद ही नियुक्ति कर देता है या किसी से परामर्श लेता है। जैसा कि आप जानते हो, राष्ट्रपति भारत की संविधान में संवैधानिक प्रमुख का दायित्व निभाता है, औपचारिक प्रमुख का दायित्व निभाता है। तो राष्ट्रपति के द्वारा जो कार्य किए जाते हैं वो सारे मंत्रिपरिषद की सलाह से किए जाते हैं। राष्ट्रपति को अपने विवेक से कार्य करने के अवसर बहुत कम मिलते हैं,
परिस्थितिवश उनको ये अवसर मिलते हैं। तो राष्ट्रपति के द्वारा जो नियुक्तियां की जाती हैं, अभी तक तो हमने यही पढ़ा है कि वो सारी नियुक्तियां मंत्रिपरिषद की सलाह से की जाती हैं। लेकिन यहाँ पे जो न्यायाधीशों की नियुक्ति का मामला है, उसमें राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद से सलाह नहीं लेता है। संविधान में क्या प्रावधान किया गया है? क्या वो मंत्रिपरिषद से सलाह लेता है क्या? तो उत्तर है नहीं। राष्ट्रपति इस मामले में मंत्रिपरिषद से सलाह नहीं लेता है। ठीक है, तो इसका मतलब फिर वो सलाह किससे लेता है? या तो खुद करता है नियुक्ति, या फिर किसी अन्य अधिकारियों से, पदाधिकारियों से सलाह लेता है। तो अभी तक तो हमने जो भी नियुक्तियों की बात की है, उसमें यही पढ़ा है कि राष्ट्रपति के द्वारा मंत्रिपरिषद की सलाह से ही विभिन्न पदाधिकारियों की नियुक्ति की जाती है। लेकिन न्यायालय का मामला अलग है, यहाँ पे मंत्रिपरिषद से सलाह नहीं लेगा। तो किससे सलाह की बात की गई है? तो यहाँ पे न्यायाधीशों से ही सलाह की बात की गई है। एक तो सलाह किससे लेगा? भारत के उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से सलाह लेगा। एक तो इससे सलाह की बात की गई है। और दूसरी प्रकार की सलाह किससे लेता है? सुप्रीम कोर्ट यानी एससी, सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीशों से। सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीशों से सलाह ले सकता है, या फिर वो हाई कोर्ट के, एचसी का मतलब है हाई कोर्ट, हाई कोर्ट के न्यायाधीशों से सलाह ले सकता है, जिनसे वो आवश्यक समझता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि राष्ट्रपति या तो मुख्य न्यायाधीश से सलाह लेगा, भारत के मुख्य न्यायाधीश जिसको हम क्या बोलते हैं? सीजीआई बोलते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, या फिर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों से सलाह ले सकता है, जिनसे वो आवश्यक समझता है। अब दूसरा सवाल ये है, भारत के मुख्य न्यायाधीश से सलाह कब लेगा, और उच्चतम न्यायालय और हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं उनसे सलाह किस स्थिति में लेगा? तो संविधान में ये प्रावधान किया गया है कि मुख्य न्यायाधीश से सलाह वो तब लेता है जब वो सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। सुप्रीम कोर्ट में दो प्रकार के न्यायाधीश हो गए, एक तो मुख्य न्यायाधीश हो गए और दूसरे बाकी अन्य न्यायाधीश हैं। और वर्तमान में देखें तो सुप्रीम कोर्ट में 33 तो अन्य न्यायाधीश हैं। अन्य न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? 33 है। और मुख्य न्यायाधीश कितने सुप्रीम कोर्ट में? 1 है। तो जब ये 33 न्यायाधीश जो अन्य न्यायाधीश हैं, इनकी राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति की जाएगी, तो राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश से सदैव सलाह लेते हैं। ठीक है। और दूसरी सलाह किससे लेते हैं? वो सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीश से लेते हैं और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों से वो सलाह लेते हैं। तो इन दोनों से सलाह किस स्थिति में लेते हैं? इन दोनों से सलाह वो जब भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति में सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीश और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों से वो सलाह लेता है। तो भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के समय किससे परामर्श करता है? सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीश से परामर्श करेगा और उस उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों से वो परामर्श कर सकता है। कि न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। और किसके परामर्श से करते हैं? संविधान में जो शब्द काम में लिया गया वो क्या है? परामर्श। तो राष्ट्रपति किससे परामर्श करेंगे? या तो भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करते हैं। कब? जब उच्चतम न्यायालय के 33 न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं। या फिर राष्ट्रपति किससे परामर्श करते हैं? या फिर वो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश या उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों से जिनसे वो परामर्श करना आवश्यक समझते हैं, उनसे परामर्श करते हैं। उनसे परामर्श उसी स्थिति में करते हैं जब वो भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं। अब अगली बात इसमें ये है कि भारत के मुख्य न्यायाधीश की जब नियुक्ति की जाती है तो मुख्य न्यायाधीश के लिए तो कोई योग्यताएं संविधान में नहीं दी गई हैं। जब न्यायाधीशों की योग्यता की हमने बात की थी तो हमने उसमें सिर्फ यही पढ़ा था कि वो भारत का नागरिक होना चाहिए, 5 वर्ष तक वो किसी न्यायालय में, उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के पद पर रहा हो,
या फिर 10 वर्ष तक उसने किसी उच्च न्यायालय में लगातार वकालत की हो और राष्ट्रपति की राय में वो पारंगत विधि वेता हो। ये 4 बातों की हमने बात की थी। भारत के मुख्य न्यायाधीश की किसी विशेष योग्यता की बात न तो संविधान में दी गई है न किसी विधि में दी गई है। तो इसका मतलब ये हुआ कि राष्ट्रपति किस व्यक्ति को भारत का मुख्य न्यायाधीश बनाएगा। तो इसमें ये परंपरा बनी हुई है कि जो भी निवर्तमान मुख्य न्यायाधीश होता है उसके द्वारा अगले भारत के मुख्य न्यायाधीश के नाम का प्रस्ताव राष्ट्रपति को दिया जाता है। और वो किसका नाम देगा? जो उच्चतम न्यायालय के सबसे वरिष्ठतम न्यायाधीश होगा उसका नाम राष्ट्रपति को प्रस्तावित करता है और राष्ट्रपति उस व्यक्ति को भारत का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त कर देता है। ये भारत में मुख्य न्यायाधीश के नियुक्त करने की परंपरा बनी हुई है। लेकिन इस परंपरा को 1973 में इंदिरा गांधी के द्वारा और फिर 1977 में फिर इंदिरा गांधी के द्वारा तोड़ दिया गया था। तोड़ने का मुख्य कारण ये था कि 1973 में जब भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की गई थी तो उस समय भारत में मुख्य न्यायाधीश बनाया गया था A.N. रे को। किसको बनाया गया था भारत में मुख्य न्यायाधीश? A.N. रे को, यानी अजीत नाथ रे को बनाया गया था। इनको भारत में मुख्य न्यायाधीश कब बनाया गया था? 1973 में। लेकिन 3 न्यायाधीश उस समय इनसे वरिष्ठ न्यायाधीश थे जिसमें उनका नाम क्या है? A.N. ग्रोवर और J.N. शेलात और K.S. हेगड़े। ये 3 अजीतनाथ रे से वरिष्ठ न्यायाधीश थे। इन तीनों न्यायाधीशों की वरिष्ठता को दरकिनार करके 1973 में भारत का मुख्य न्यायाधीश अजीत नाथ रे को राष्ट्रपति के द्वारा बना दिया गया था। तो एक बार तो वरिष्ठतम न्यायाधीश को मुख्य न्यायाधीश बनाने की परंपरा का उल्लंघन 1973 में किया गया था। अब ये उल्लंघन क्यों किया गया था? उस समय आप जानते हो प्रधानमंत्री के रूप में इंदिरा गांधी काम कर रही थी और आपको याद होगा 1973 में केशवानंद भारतीवाद के अंतर्गत न्यायाधीशों ने एक महत्वपूर्ण निर्णय दिया था जिसके द्वारा उन्होंने संसद की संविधान की संशोधन करने की शक्ति पर अंकुश लगाया था। तो केशवानंद भारतीवाद में जो निर्णय देने वाले न्यायाधीश थे उसमें ये 3 तो ये न्यायाधीश थे जो उस समय के सीनियर जज थे और इन्होंने संसद की संविधान संशोधन करने की शक्ति पर अंकुश लगा दिया। और इस बात से इंदिरा गांधी नाराज हो गई थी क्योंकि इन्होंने आधारभूत ढांचे का सिद्धांत प्रस्तुत किया था केशवानंद भारतीवाद में। और आधारभूत ढांचे का अर्थ है कि संविधान के कुछ बहुत महत्वपूर्ण भाग होते हैं जिनको संसद भी संविधान संशोधन के द्वारा परिवर्तित नहीं कर सकती। इसलिए इंदिरा गांधी इस बात से इन तीनों से नाराज थी और इनकी वरिष्ठता को दरकिनार करके 1973 में अजीतनाथ रे को भारत का मुख्य न्यायाधीश बना दिया। तो एक बार तो 1973 में इसका उल्लंघन किया गया और दूसरी बार 1977 में भी जो सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश होता है उसको भारत का मुख्य न्यायाधीश बनाने की परंपरा का उल्लंघन किया गया। वो भी इंदिरा गांधी के द्वारा ही किया गया था। इस समय भारत के मुख्य न्यायाधीश बनाए गए थे मोहम्मद हिदायतुल्लाह बेग को। इनको भारत का मुख्य न्यायाधीश बनाया गया, लेकिन उस समय उच्चतम न्यायालय में मोहम्मद हिदायतुल्लाह बेग से वरिष्ठतम न्यायाधीश थे HR खन्ना, हंसराज खन्ना। ये सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश थे, लेकिन इनकी वरिष्ठता का उल्लंघन करके इनको भारत का मुख्य न्यायाधीश बनाया। इस समय भी प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी थी। तो इंदिरा गांधी इनसे किस बात से नाराज थी भाई? आपको पता होगा आपातकाल के दौरान शिवकांत शुक्ला बनाम ADM जबलपुर एक महत्वपूर्ण वाद आया था। शिवकांत शुक्ला बनाम ADM जबलपुर। इस वाद के अंतर्गत HR खन्ना के द्वारा जीवन के अधिकार के निलंबन के विरुद्ध निर्णय दिया था। यानी सरकार के विरुद्ध HR खन्ना ने इस वाद में अपना निर्णय दिया था। इस वाद के अंतर्गत HR खन्ना ने कहा कि जीवन के अधिकार को
आपातकाल के दौरान भी निलंबित नहीं किया जा सकता। तो इंदिरा गांधी इनसे इस बात से नाराज हो गई। तो इस कारण से भारत में अभी तक 2 बार वरिष्ठतम न्यायाधीशों को भारत का मुख्य न्यायाधीश नहीं बनाया गया और 2 बार इस परंपरा का उल्लंघन किया गया। एक बार नेहरू के द्वारा भी इस परंपरा के उल्लंघन का प्रयास किया गया था, लेकिन अन्य न्यायाधीशों की विरोध के कारण उनका यह प्रयास सफल नहीं हुआ था। आप जानते हो भारत का प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? आप जानते हो भारत के उच्चतम न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश हीरालाल जे कानिया थे। यानी भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? H.J. कानिया। इनकी जब मृत्यु हुई थी तो उस समय भारत में उच्चतम न्यायालय के सबसे वरिष्ठतम न्यायाधीश थे पतंजलि शास्त्री। तो नेहरू पतंजलि शास्त्री को भारत का मुख्य न्यायाधीश नहीं बनाना चाहते थे, लेकिन अन्य न्यायाधीशों के विरोध के कारण नेहरू को इस बात से पीछे हटना पड़ा और उस समय के जो वरिष्ठतम न्यायाधीश थे पतंजलि शास्त्री, उनको ही भारत का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करना पड़ा था। कब? जब प्रथम मुख्य न्यायाधीश हीरालाल जे कानिया की मृत्यु हो गई थी। तो इस प्रकार ये मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति से संबंधित कुछ बातें हैं जिसमें भारत में परंपरा का ही पालन किया जाता है कि सबसे जो वरिष्ठ न्यायाधीश होगा उसको ही भारत का मुख्य न्यायाधीश बनाया जाएगा। अब दूसरा सवाल ये उठता है कि उच्चतम न्यायालय में जो न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, ये कितनी अवधि तक की जाती है? कोई व्यक्ति उच्चतम न्यायालय में कितनी अवधि तक अपने न्यायाधीश का पद ग्रहण करेगा? इसके बारे में संविधान में ये कहा गया कि कोई व्यक्ति 65 वर्ष की आयु तक उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश का पद ग्रहण कर सकता है। यानी किसी न्यायाधीश का कार्यकाल कितना होगा? जब तक वो 65 वर्ष का हो जाए तब तक वो न्यायाधीश के रूप में कार्य कर सकता है। लेकिन क्या उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की जो न्यूनतम आयु है उसका भी प्रावधान किया गया है क्या? तो उत्तर है नहीं। जब उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त होते हैं तो उस समय उनकी न्यूनतम आयु का प्रावधान नहीं किया गया है। कोई व्यक्ति 40 साल की उम्र में बन सकता है, 50 की उम्र में न्यायाधीश बन सकता है, 60 की उम्र में न्यायाधीश बन सकता है, 55 साल की उम्र में न्यायाधीश बन सकता है। इस पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया है। लेकिन अधिकांश न्यायाधीश लगभग 55-60 की उम्र में भारत के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश बनते हैं, लेकिन संविधान में इसके बारे में कोई प्रावधान नहीं है। तो इसका मतलब यह है कि कोई व्यक्ति 65 वर्ष तक भारत में उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश का पद धारण कर सकता है और उसकी जब एंट्री होती है उसकी आयु का कोई प्रावधान नहीं किया गया है, यानी न्यूनतम आयु का प्रावधान नहीं किया गया है। लेकिन अगर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की आयु के बारे में कोई विवाद होता है तो उसका निर्धारण संसदीय विधि के द्वारा किया जाएगा। यानी संसद विधि बनाकर ये तय करेगी कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की आयु का निर्धारण किस प्रकार करना है। तो वो अधिकार किसको दिया गया है? संसद को वो अधिकार दिया गया कि संसद विधि बनाकर उसको तय कर सकती है। न्यायाधीश की आयु के बारे में निर्धारण किसके द्वारा किया जाएगा? संसदीय विधि के द्वारा किया जाएगा। किसके बारे में? न्यायाधीश की आयु के बारे में। ठीक है, तो ये प्रावधान हमारे संविधान में दिए गए हैं न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए। तो इसके बाद में हमने नियुक्ति के बारे में देखा था कि नियुक्ति के बारे में कुछ प्रावधान कॉलेजियम के द्वारा भी नियुक्तियां की जाती हैं। तो जब संविधान में प्रावधान दे दिए कि भारत का राष्ट्रपति न्यायाधीशों की नियुक्ति कर देगा और वो उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, उच्चतम न्यायालय के अन्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों से परामर्श करके न्यायाधीशों की नियुक्ति करेगा, तो फिर ये कॉलेजियम कहाँ से आ गया? इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? इसकी बात हम क्यों कर रहे हैं जबकि साफ साफ संविधान में लिखा ही गया कि न्यायाधीशों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करेंगे। तो कॉलेजियम के द्वारा नियुक्ति की बात इसलिए आती है क्योंकि संविधान में ये प्रावधान किया गया कि न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए राष्ट्रपति क्या करेगा? अन्य न्यायाधीशों से परामर्श करेगा। तो राष्ट्रपति और अन्य न्यायाधीशों के बीच में जब परामर्श होता है तो उनके मध्य मतभेद भी सामने आ सकते हैं। मतभेद इसलिए आ सकते हैं क्योंकि जिस न्यायाधीश को राष्ट्रपति नियुक्त करना चाह रहा हो
हो सकता है उस न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए जो अन्य न्यायाधीश होते हैं वो सहमत नहीं हों, या फिर जिस न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए परामर्श न्यायाधीशों के द्वारा दिया जाता है उस पर राष्ट्रपति सहमत नहीं हो। तो इस कारण राष्ट्रपति और न्यायाधीशों के मध्य मतभेद हो सकता है। राष्ट्रपति के द्वारा जो परामर्श लिया जा सकता है उस पर क्या हो सकता है, मतभेद हो सकता है, विवाद हो सकता है, और भारत में ऐसे विवाद हुए भी हैं। 1980 के दशक तक किसी प्रकार के कोई विवाद नहीं हुए। 1980 के दशक के बाद में राष्ट्रपति और न्यायाधीशों के मध्य इस परामर्श को लेकर भी विवाद सामने आए हैं। तो राष्ट्रपति और न्यायाधीशों के मध्य जो विवाद हुए तो फिर वो विवाद कहाँ चले गए, फिर वो विवाद उच्चतम न्यायालय में चले गए। और उच्चतम न्यायालय में जब विवाद गए तो उच्चतम न्यायालय ने न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए एक नई व्यवस्था प्रारंभ की, और उसी नई व्यवस्था को क्या बोलते हैं, कॉलेजियम के द्वारा नियुक्ति। ठीक है, तो कॉलेजियम के द्वारा जो नियुक्ति की जाती है ये व्यवस्था किसके द्वारा दी गई है, ये भारत के उच्चतम न्यायालय के द्वारा दी गई है। और कॉलेजियम के द्वारा जब न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है तो इसमें न्यायाधीशों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार तो न्यायाधीशों की नियुक्ति में मुख्य भूमिका किसकी होती है, भारत के राष्ट्रपति की होती है। लेकिन राष्ट्रपति और न्यायाधीशों के मध्य जो विवाद होता है तो भारत के उच्चतम न्यायालय के द्वारा न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए नई व्यवस्था दी जाती है, जिसमें महत्वपूर्ण भूमिका किसकी आ जाती है, उसमें महत्वपूर्ण भूमिका न्यायाधीशों की ही, जिसमें महत्वपूर्ण भूमिका न्यायाधीशों की आती है। यानी कॉलेजियम के द्वारा जो नियुक्ति की जाती है उसमें महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है, न्यायाधीशों की होती है। तो आइए देखते हैं कॉलेजियम की व्यवस्था क्या है, इसके द्वारा न्यायाधीश की नियुक्ति कैसे की जाती है, और ये कॉलेजियम की व्यवस्था आई कैसे। तो इन्हीं बातों को लेकर अब हम चर्चा करेंगे। आप ये तो जानते हो कि राष्ट्रपति और न्यायाधीश के मध्य जब परामर्श को लेकर विवाद हुआ तो वो मामला सुप्रीम कोर्ट में गया, और सुप्रीम कोर्ट में विवाद पहुंचा तो उसको किस नाम से जानते हैं, उस वाद को क्या बोलते हैं, एसपी गुप्ता वाद 1981 बोलते हैं, और इसको लोकप्रिय रूप से क्या बोलते हैं, प्रथम जजेज वाद 1981। तो इस वाद में फिर सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्णय दिया कि न्यायाधीशों की नियुक्ति में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी रहती है, राष्ट्रपति की ही रहती है। यानी न्यायाधीशों की नियुक्ति में राष्ट्रपति की भूमिका प्राथमिक रहेगी, राष्ट्रपति की भूमिका प्राथमिक रहेगी। यानी प्रथम जजेज वाद था, उसमें न्यायपालिका ने ये स्वीकार किया न्यायाधीशों की नियुक्ति का कार्य किसका है, राष्ट्रपति का है। राष्ट्रपति जिसको नियुक्त करना चाहता है उस व्यक्ति को उच्चतम न्यायालय में जज के रूप में नियुक्ति कर सकता है, और जो न्यायाधीशों से वो सलाह लेता है या परामर्श लेता है उस परामर्श को राष्ट्रपति अस्वीकार भी कर सकता है। यानी न्यायाधीशों के परामर्श को वो अस्वीकार कर सकता है, न्यायाधीशों के परामर्श को अस्वीकार कर सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि प्रथम जजेज वाद के अंतर्गत न्यायाधीशों की नियुक्ति में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी रहेगी, भारत के राष्ट्रपति की रहेगी। तो न्यायपालिका ने ऐसा निर्णय क्यों दिया, न्यायपालिका ने ऐसा निर्णय इसलिए दिया क्योंकि नियुक्ति की जो शक्ति है वो कार्यपालिकीय शक्ति के अंतर्गत आती है। इसलिए प्रथम जजेज वाद में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए राष्ट्रपति की भूमिका को प्राथमिक माना है। राष्ट्रपति कार्यपालिका के अंतर्गत आता है और नियुक्ति की जो शक्ति होती है वो कार्यपालिका की महत्वपूर्ण शक्ति होती है। तो ये तो प्रथम जजेज था जिसमें न्यायाधीशों की नियुक्ति के मामले में राष्ट्रपति की भूमिका को प्राथमिक माना। एसपी गुप्ता वाद के बाद में 1989 में भारत में लोकसभा में किसी एक दल को बहुमत नहीं मिला था, और बहुमत नहीं मिलने के कारण गठबंधन सरकारों का दौर भारत में आरंभ हुआ था। और गठबंधन की जब सरकार होती है तो प्रधानमंत्री की स्थिति कमजोर होती है, और जब गठबंधन सरकार होती है तो संसद की स्थिति भी कमजोर होती है। तो जब प्रधानमंत्री और संसद की स्थिति कमजोर होती है तो फिर न्यायपालिका की शक्ति बढ़ जाती है,
और उसी समय सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप भी लगे हुए थे। तो उस दौरान सुप्रीम कोर्ट में वकीलों का एक समूह था जिसको क्या बोलते हैं, एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड बोलते हैं। इस समूह के द्वारा न्यायाधीशों की नियुक्ति में सुधार के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका प्रस्तुत की गई थी और उस याचिका पर जो सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की तो उसी को अपन क्या बोलते हैं, द्वितीय जजेजवाद 1993 बोलते हैं या फिर एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड वाद 1993 बोलते हैं। इस वाद में निर्णय देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कॉलेजियम व्यवस्था का प्रतिपादन किया था। तो इस वाद पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार भारत में कॉलेजियम व्यवस्था का प्रतिपादन किया था। यानी जो द्वितीय जजेजवाद था 1993 का, उस वाद में सुनवाई करते हुए न्यायालय ने कॉलेजियम व्यवस्था का प्रतिपादन किया था और न्यायालय ने कहा था कि न्यायाधीशों की नियुक्ति अब कॉलेजियम के द्वारा होगी। न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा होगी, कॉलेजियम के द्वारा होगी। और कॉलेजियम का मतलब क्या है, भारत का मुख्य न्यायाधीश। कॉलेजियम का क्या अर्थ है, भारत का मुख्य न्यायाधीश और साथ में 2 वरिष्ठतम न्यायाधीश, इनसे मिलकर कॉलेजियम बनेगा और इस कॉलेजियम के द्वारा राष्ट्रपति को नियुक्ति के लिए परामर्श दिया जाएगा। इन 3 व्यक्तियों से मिलकर किसका निर्माण होता है, इन 3 व्यक्तियों से मिलकर कॉलेजियम का निर्माण होता है। इस कॉलेजियम के द्वारा राष्ट्रपति को न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए परामर्श दिया जाएगा। यानी 1993 का जो द्वितीय जजेजवाद था उसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, उसमें कहा कि न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए एक कॉलेजियम व्यवस्था बनेगी और वो कॉलेजियम ही राष्ट्रपति को न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए सलाह देगा। तो राष्ट्रपति को न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए सलाह कौन देगा, कॉलेजियम देगा और कॉलेजियम की सलाह से राष्ट्रपति न्यायाधीशों की क्या करेंगे, नियुक्ति करेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि पहली बार भारत में न्यायाधीशों की नियुक्ति में न्यायाधीशों की भूमिका प्राथमिक हो गई, क्योंकि ये जो कॉलेजियम बना हुआ है इस कॉलेजियम में कौन लोग शामिल हैं, इसमें भारत का मुख्य न्यायाधीश शामिल है और 2 अन्य वरिष्ठ न्यायाधीश हैं। यानी 3 न्यायाधीशों के समूह को क्या बोलते हैं, कॉलेजियम बोलते हैं। तो अब भारत में न्यायाधीशों की नियुक्ति की सलाह किसके द्वारा दी जाएगी, कॉलेजियम के द्वारा दी जाएगी। क्या राष्ट्रपति कॉलेजियम के द्वारा दी गई सलाह को मना कर सकता है क्या, तो उत्तर है नहीं। राष्ट्रपति के लिए कॉलेजियम की सलाह मानना क्या है, बाध्यकारी है। राष्ट्रपति कॉलेजियम की सलाह को मना नहीं कर सकता। हाँ, एक बार कॉलेजियम की सिफारिश को वो वापस पुनर्विचार के लिए भेज सकता है, लेकिन कॉलेजियम अगर दोबारा उसको नियुक्ति की सलाह देता है तो फिर राष्ट्रपति नियुक्त करने के लिए क्या हो जाएगा, बाध्य हो जाएगा। तो भारत में कॉलेजियम व्यवस्था का प्रारंभ 1993 में किया गया। कॉलेजियम का अगर अपन अर्थ देखें तो क्या हो जाएगा कि अब न्यायाधीशों की नियुक्ति में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी हो गई, न्यायाधीशों की हो गई। संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार तो भूमिका महत्वपूर्ण किसकी थी, राष्ट्रपति की, कार्यपालिका की। लेकिन द्वितीय जजेजवाद के अंतर्गत भारत में उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति में न्यायाधीशों की भूमिका महत्वपूर्ण हो गई और इस कॉलेजियम की परामर्श को या सलाह को मानना राष्ट्रपति के लिए क्या हो गया, अब बाध्यकारी हो गया। एक बार सिर्फ वो पुनर्विचार के लिए इस सलाह को भेज सकता है। अगर कॉलेजियम उसी न्यायाधीश के बारे में दोबारा परामर्श दे दे नियुक्त करने के लिए तो राष्ट्रपति उस व्यक्ति को न्यायाधीश नियुक्त करेगा। ठीक है, तो इस प्रकार कॉलेजियम व्यवस्था का प्रतिपादन न्यायालय के द्वारा ही किया गया है। या आपको कोई प्रश्न पूछ ले कि कॉलेजियम व्यवस्था का प्रावधान संविधान में कहाँ किया गया है, तो कॉलेजियम व्यवस्था का प्रावधान संविधान में नहीं किया गया है। क्या कॉलेजियम के लिए कोई विधि बनाई गई है क्या, तो कॉलेजियम के लिए कोई विधि भी नहीं बनाई गई है। इसका मतलब न तो हमारे संविधान में कॉलेजियम का प्रावधान दिया गया है, न किसी विधि में कॉलेजियम का प्रावधान दिया गया है। कॉलेजियम व्यवस्था का प्रतिपादन उच्चतम न्यायालय के निर्णय के अंतर्गत
किया गया है। तो संविधान के द्वारा जो राष्ट्रपति को शक्ति दी गई थी न्यायाधीशों की नियुक्ति, अब वो किसके पास आ गई है? वो न्यायाधीशों के पास आ गई है। लेकिन कॉलेजियम व्यवस्था के संबंध में भी जल्द ही मतभेद सामने आ गए थे। कॉलेजियम व्यवस्था के सामने मतभेद क्या है कि राष्ट्रपति को जब ये 3 न्यायाधीश सलाह देंगे, तो मान लीजिए भारत का मुख्य न्यायाधीश किसी अन्य व्यक्ति की सलाह दे और 2 वरिष्ठतम न्यायाधीश अन्य व्यक्ति की सलाह दें, तब क्या होगा? तो इसके लिए फिर राष्ट्रपति के द्वारा सलाहकारी अधिकारिता के अंतर्गत भारत के उच्चतम न्यायालय से परामर्श मांगा गया था कि जो कॉलेजियम व्यवस्था है इसके बारे में और अधिक आप स्पष्ट कर दीजिए कि किसकी राय मानी जाएगी, किसकी राय नहीं मानी जाएगी। अगर 2 न्यायाधीश एक तरफ हों, एक न्यायाधीश एक तरफ हों, तो कौन सी सलाह राष्ट्रपति के द्वारा मानी जाए। तो कॉलेजियम व्यवस्था के बारे में और अधिक स्पष्टीकरण के लिए और कॉलेजियम क्या कार्य करेगा, इस बात को स्पष्ट करने के लिए भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा उच्चतम न्यायालय से सलाह मांगी गई। और उस सलाह के अंतर्गत न्यायालय ने जो सलाह दी उसको हम क्या बोलते हैं? तृतीय जजेज वाद बोलते हैं। और इस तृतीय जजेज वाद 1998 के अंतर्गत राष्ट्रपति ने सलाह मांगी थी, जिसको क्या बोलते हैं? प्रेसिडेंशियल रेफरेंस बोलते हैं। यहाँ पे किसी व्यक्ति ने कोई सुप्रीम कोर्ट में वाद दायर नहीं किया था, यहाँ पे प्रेसिडेंशियल रेफरेंस के रूप में न्यायालय ने इस मामले की सुनवाई की थी, जिसको क्या बोलते हैं? तृतीय जजेज वाद 1998 बोलते हैं। यानी भारत के राष्ट्रपति ने यहाँ पे न्यायालय से सलाह मांगी थी। और सलाह किस बात के बारे में मांगी थी? कि ये जो कॉलेजियम व्यवस्था आपने स्थापित किया 1993 में, इसमें कार्य किस प्रकार होगा, इसकी संरचना क्या होगी, और कोई न्यायाधीश अगर असहमत है तो कैसे उसमें राष्ट्रपति परामर्श मानेगा। इसी बात को स्पष्ट करने के लिए तृतीय जजेज वाद 1998 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट ने अपने कुछ निर्णय दिए थे, जिनको हम अभी देखेंगे तृतीय जजेज वाद 1998 के अंतर्गत। तो इसमें देखो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है। तो इस निर्णय की सुनवाई करते हुए उच्चतम न्यायालय ने कॉलेजियम के कार्य, कॉलेजियम की संरचना और कॉलेजियम की प्रक्रिया, यानी कॉलेजियम कार्य कैसे करती है, इसका स्पष्टीकरण दिया था। तो आइए देखते हैं क्या इसके कार्य बताए गए हैं। तो पहला कार्य उच्चतम न्यायालय ने क्या बताया कॉलेजियम का? पहला कार्य बताया है सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाएगी किसके द्वारा? कॉलेजियम के द्वारा। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति, ये पहला कार्य उच्चतम न्यायालय के द्वारा कॉलेजियम का बताया गया। दूसरा कार्य बताया हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति। हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति। और तीसरा कार्य सुप्रीम कोर्ट ने बताया है, और तीसरा कार्य सुप्रीम कोर्ट ने क्या बताया है? उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का ट्रांसफर। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का ट्रांसफर। ये 3 कार्य सुप्रीम कोर्ट के द्वारा तृतीय जजेज वाद 1998 के अंतर्गत सुनवाई करते हुए कॉलेजियम के बताए हैं। एससी का मतलब सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति का कार्य, एचसी का मतलब हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति का कार्य, और एचसी का मतलब हाई कोर्ट के न्यायाधीशों का ट्रांसफर। ये तो इसके 3 कार्य बताए हैं। फिर देखते हैं कॉलेजियम की संरचना क्या है। तो कॉलेजियम में कौन कौन लोग शामिल होते हैं, इसके बारे में भी सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में स्पष्ट किया था। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कॉलेजियम जब उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है तो उसमें एक तो भारत का मुख्य न्यायाधीश शामिल होगा और 4 अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीश से मिलकर क्या बनेगा? कॉलेजियम बनेगा। तो कॉलेजियम में एक तो भारत का मुख्य न्यायाधीश हो गया, भारत के मुख्य न्यायाधीश हो गए, और फिर 4 अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीश शामिल होते हैं। 4 वरिष्ठतम न्यायाधीश शामिल होते हैं। इन
5 लोगों से मिलकर क्या बनता है, इन 5 लोगों से मिलकर कॉलेजियम बनता है। और ये कॉलेजियम क्या कार्य करेगा, ये कॉलेजियम उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए राष्ट्रपति को सलाह देता है। ठीक है, तो ये इसकी संरचना हो गई कॉलेजियम की। और कॉलेजियम की प्रक्रिया क्या होती है, प्रक्रिया के बारे में क्या निर्णय दिया है, तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि कॉलेजियम के द्वारा जो परामर्श दिया जाएगा उसमें मुख्य न्यायाधीश का सहमति सदैव आवश्यक होगी। मुख्य न्यायाधीश की सहमति तो क्या होगी, सदैव आवश्यक होगी। मुख्य न्यायाधीश की सहमति आवश्यक होगी। एक तो ये बात कही थी प्रक्रिया के अंतर्गत, और दूसरी बात कही कि अगर 2 न्यायाधीश, अगर 5 में से 2 न्यायाधीश किसी न्यायाधीश को नियुक्त करने पर असहमत होते हैं तो उस न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए परामर्श नहीं दिया जाएगा। अगर 2 न्यायाधीश किसी न्यायाधीश की नियुक्ति के मामले में असहमति दर्शाते हैं तो उसका परामर्श राष्ट्रपति को नहीं दिया जाएगा। ठीक है, एक तो मुख्य न्यायाधीश की राय हमेशा शामिल होगी। वे किसी भी व्यक्ति को उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश बना रहे हैं तो उसमें मुख्य न्यायाधीश की राय तो हमेशा शामिल होगी। ये जो 5 न्यायाधीश है ना, यहाँ पे इसकी राय हमेशा शामिल होगी। यानी ये किसी की नियुक्ति के लिए ना कर रहा है, बाकी 4 हाँ कर रहे हैं तो उसकी नियुक्ति नहीं की जाएगी। ठीक है, तो इसकी राय तो हमेशा ही शामिल मानी जाएगी। और ये जो 4 हैं, इन 4 में से अगर 2 व्यक्ति किसी के नाम पर असहमति दर्शाते हैं तो उसकी नियुक्ति भी नहीं की जाएगी। ठीक है, तो ये कॉलेजियम की प्रक्रिया के बारे में प्रेसिडेंशियल रेफरेंस के माध्यम से उच्चतम न्यायालय ने कॉलेजियम की व्यवस्था को स्पष्ट किया था। तो मुख्य न्यायाधीश की सहमति हमेशा आवश्यक है, और 2 न्यायाधीश अगर असहमत है तो किसी की नियुक्ति उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश के पद पर नहीं की जाएगी। और ये कॉलेजियम के मुख्य कार्य हैं और ये कॉलेजियम की संरचना है। तो वर्तमान में भारत में न्यायाधीशों की नियुक्ति कॉलेजियम व्यवस्था के द्वारा की जाती है। ठीक है, फिर देखिए और क्या बिंदु हमारा बचा हुआ है। फिर तीसरा जो अपना बिंदु है आज का, वो है राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग। तो अब ये सवाल उठता है कि संविधान में तो ये प्रावधान किए गए हैं कि न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। संविधान में तो क्या प्रावधान किए गए हैं, राष्ट्रपति करेगा। न्यायालय कह रहा है कि नियुक्ति कॉलेजियम के द्वारा की जाएगी, यानी यहाँ पे न्यायाधीशों की महत्वपूर्ण भूमिका है ना। कॉलेजियम में तो न्यायाधीश ही होते हैं, तो न्यायाधीशों की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। और सरकार कह रही है कि हम न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए एक आयोग की नियुक्ति करेंगे जिसमें सरकार की भी महत्वपूर्ण भूमिका होगी। तो क्या इसमें क्या समस्या आ गई, जब न्यायाधीशों के द्वारा न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है तो इसको सरकार समाप्त करके राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग यानी NJACQ लाना चाहती है। तो इसका मतलब है ये जो नियुक्ति की प्रक्रिया इसमें कोई न कोई खामी जरूर है। तो कॉलेजियम व्यवस्था में जो समस्याएं आती हैं उसमें पहली समस्या ये है कि न्यायाधीशों की नियुक्ति न्यायाधीश के ही द्वारा की जाती है, जबकि पूरे विश्व में ऐसा कहीं भी नहीं है कि न्यायाधीश ही न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं। तो पहली समस्या तो ये आती है। दूसरी समस्या आती है कि इसमें पारदर्शिता का अभाव पाया जाता है कि न्यायाधीश किसी न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए मना कर रहे हैं तो उसका क्या आधार है, किसी व्यक्ति को उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त कर दिया तो उसका क्या आधार है। इसके कोई लिखित आधार हमारे सामने नहीं आते हैं। नए न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए भारत में कोई विज्ञप्ति जारी होती है, यानी न्यायाधीशों की नियुक्ति कब कर देते हैं कब नहीं करते हैं इसके बारे में किसी को कोई पता नहीं लगता है। तो इस प्रकार न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कोई वस्तुनिष्ठ आधार भी तय नहीं किए गए हैं। इन समस्याओं को दूर करने के लिए सरकार के द्वारा एक आयोग का गठन किया गया था जिसको क्या बोलते हैं, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग बोलते हैं, NJAC बोलते हैं, नेशनल जुडिशरी अपॉइंटमेंट कमीशन बोलते हैं। और सरकार ने इस समय ये पहल क्यों की,
क्योंकि 2014 में भारत में राजनीतिक रूप से थोड़ा परिवर्तन आया था। 1989 के बाद में पहली बार भारत में पूर्ण बहुमत की सरकार बनी थी। तो जब सरकार पूर्ण बहुमत की बनती है तो प्रधानमंत्री शक्तिशाली होते हैं, संसद भी शक्तिशाली होती है, तो फिर न्यायपालिका की स्थिति थोड़ी सी कमजोर होती है। और इस आयोग के द्वारा सरकार ने न्यायाधीशों की नियुक्ति में पारदर्शिता और इसको और अधिक व्यापक बनाने का प्रयास किया था। तो आइए देखते हैं राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग क्या है, इसका गठन कब किया गया है और क्या इसके द्वारा कार्य किए जाना था और इस न्यायिक नियुक्ति आयोग की संरचना क्या है। तो इन्हीं बातों को अपन अब देखते हैं। तो राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग का गठन कब किया गया था सरकार के द्वारा? इसका गठन 2015 में किया गया था और इस आयोग को संविधान में भी शामिल कर दिया गया था। तो इस आयोग से संबंधित संवैधानिक प्रावधान क्या हैं? इस आयोग को 99वें संविधान संशोधन के द्वारा 99वें संविधान संशोधन 2014 के द्वारा संविधान में शामिल किया गया था और संविधान में 3 नए क्लॉज जोड़े गए थे। ये 3 नए क्लॉज जोड़े गए थे और इनमें राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की प्रावधान संविधान में शामिल कर दिए गए। तो राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग के संवैधानिक प्रावधान कहाँ हैं? 99वें संविधान संशोधन के द्वारा इनको जोड़ा गया था और 3 भारत के संविधान में नए अनुच्छेद जोड़े थे, जिसमें इनकी न्यायिक नियुक्ति आयोग की संरचना, न्यायिक नियुक्ति आयोग के कार्य और नियुक्ति की प्रक्रिया के निर्धारण के संबंध में प्रावधान किए गए थे। और भारत में राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग अस्तित्व में कब आया था? 13 अप्रैल 2015 को। 13 अप्रैल 2015 को ये आयोग अस्तित्व में आया था। ठीक है, तो ये तो हो गई इसके संवैधानिक प्रावधानों के बारे में। दूसरी बात है, इस आयोग के उद्देश्य क्या हैं? तो इस आयोग का गठन क्यों किया गया? तो जैसे कि हमने पहले ही बताया था, न्यायाधीशों की नियुक्ति को और अधिक व्यापक और समग्र बनाने के लिए तथा नियुक्ति में पारदर्शिता लाने के लिए इस आयोग का गठन किया गया था और नियुक्ति की प्रक्रिया को व्यापक बनाने के लिए तथा न्यायिक प्रणाली की गुणवत्ता सुधार के लिए इस आयोग का निर्माण किया गया था। न्यायिक प्रणाली की गुणवत्ता सुधार के लिए और नियुक्ति में पारदर्शिता लाने के लिए और नियुक्तियों को व्यापक बनाने के लिए इस आयोग का भारत में गठन किया गया था। क्योंकि नियुक्ति में पारदर्शिता नहीं होती है कॉलेजियम में। कॉलेजियम के द्वारा किसकी नियुक्ति की जाती है, किस न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए मना किया जाता है, इससे संबंधित डॉक्यूमेंट कभी बाहर आते नहीं हैं। तो उसमें पारदर्शिता की कमी थी। तो पारदर्शिता को लाने के लिए इस आयोग का भारत में गठन किया गया और नियुक्तियों की प्रक्रिया को और अधिक व्यापक और समग्र बनाने के लिए इस आयोग का गठन किया गया और न्यायिक प्रणाली की गुणवत्ता सुधार करने के लिए इस आयोग का गठन किया गया था। तो ये तो इस आयोग के उद्देश्य थे। अब हम देखेंगे इस आयोग की संरचना क्या है। ये आयोग कितने लोगों से मिलकर बनेगा और कौन कौन लोग इस आयोग में शामिल होंगे। तो संरचना के बारे में प्रावधान जोड़े गए थे अनुच्छेद 124A के द्वारा, यानी 99वें संविधान संशोधन के द्वारा 124 अनुच्छेद 99वें संविधान संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 124A जोड़ा गया था, जिसमें न्यायिक नियुक्ति आयोग की संरचना की बात की गई है। तो इस आयोग में कुल 6 सदस्य होने थे। कितने सदस्य होने थे? 6 सदस्य। इसमें कौन कौन शामिल होंगे? एक भारत के मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, CJI का मतलब है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत के मुख्य न्यायाधीश। ये इस आयोग के क्या थे? अध्यक्ष थे। 2 वरिष्ठतम न्यायाधीश, उच्चतम न्यायालय के 2 वरिष्ठतम न्यायाधीश इसके पदेन सदस्य थे। न्यायाधीश क्या थे? पदेन सदस्य, पदेन सदस्य। और एक भारत के विधि मंत्री थे। भारत के जो कानून मंत्री होते थे वो भी इसके पदेन सदस्य थे। कानून मंत्री भी इसके पदेन सदस्य थे। और 2 अन्य विशिष्ट व्यक्ति,
2 अन्य विशिष्ट व्यक्ति। इन 6 व्यक्तियों से मिलकर राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग का गठन हुआ था। विशिष्ट व्यक्ति, ठीक है। ये कितने लोग हो गए? 6 लोग हो गए। 3 और 3 6 लोग हो गए। ये न्यायिक नियुक्ति आयोग की संरचना थी, जिसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश तो इसके अध्यक्ष थे और 2 अन्य उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश इसके पदेन सदस्य थे। भारत के जो कानून मंत्री थे वो भी इसके पदेन सदस्य थे। पदेन सदस्य का क्या मतलब होता है भाई? पदेन का मतलब होता है एक पद मिलने पर दूसरा पद अपने आप ही मिल जाता है। जैसे जो भी व्यक्ति भारत का कानून मंत्री बनता है या विधि मंत्री बनता है, वो इस आयोग का सदस्य अपने आप ही बन जाता है। या जो भी व्यक्ति भारत का मुख्य न्यायाधीश बनेगा, वो इस आयोग का अध्यक्ष अपने आप ही बन जाता है। ये क्या हो गया? पदेन हो गया। यानी एक पद मिलने पर दूसरा पद अपने आप मिल जाता है। तो राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग में ये 6 सदस्य होते थे। अब यहाँ पे जो 2 विशिष्ट व्यक्ति हैं, इनकी नियुक्ति के लिए भी एक प्रावधान किया गया था कि इनकी नियुक्ति एक 3 सदस्यीय समिति के द्वारा की जाएगी। और उस 3 सदस्यीय समिति में कौन होते थे? भारत के प्रधानमंत्री और भारत के मुख्य न्यायाधीश और लोकसभा में विपक्ष के नेता। लोकसभा में विपक्ष के नेता, इन 3 लोगों की समिति के द्वारा इन 2 लोगों की नियुक्ति की जाएगी। और इन 3 लोगों की समिति के द्वारा ये जो विशिष्ट व्यक्तियों की नियुक्ति की जाएगी, इसमें एक महिला भी हो सकती है, अनुसूचित जाति या जनजाति का कोई सदस्य हो सकता है। उनका प्रतिनिधित्व भी इस आयोग में किया गया था। तो ये तो इस आयोग की संरचना है, जिसमें 6 लोग इसके सदस्य होते हैं, ठीक है। फिर आता है इस आयोग का कार्य। तो इस आयोग का भी वही कार्य था जो कॉलेजियम का कार्य था। तो इस आयोग का कार्य क्या है? देखो, इस आयोग का कार्य भी है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करना, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करना और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का ट्रांसफर करना। इसके भी वही 3 महत्वपूर्ण कार्य हैं। एससी के जजों की नियुक्ति करना, यानी सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति करना, हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति करना, और तीसरा कार्य है हाई कोर्ट के न्यायाधीशों का ट्रांसफर करना। ये 3 इसको कार्य दिए गए थे इस आयोग को, और कार्य इसके बताए गए थे अनुच्छेद 124B में, ठीक है। फिर आता है नियुक्ति की प्रक्रिया और नियमों का निर्धारण किसके द्वारा किया जाएगा? भाई, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग के द्वारा जो जजों की नियुक्ति की जाएगी, उस नियुक्ति के संबंध में कोई विधि बनानी है या कोई प्रक्रिया बनानी है, तो वो प्रक्रिया और विधि का निर्माण किसके द्वारा किया जाएगा? तो उसके लिए संसद को शक्ति प्रदान की गई है। तो नियुक्ति के संबंध में जो नियम बनाने हैं या नियुक्ति के संबंध में जो प्रक्रिया बनानी है, उसका निर्धारण किसके द्वारा किया जाएगा? उसका निर्धारण संसद के द्वारा किया जाएगा। और संसद प्रक्रिया का निर्धारण कैसे करेगा? संसद विधि बनाकर न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया और नियमों का निर्माण कर सकता है। तो ये न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया और नियमों का निर्धारण की बात संसद को दी गई है अनुच्छेद 124C के अंतर्गत। तो ये 3 क्लॉज ही 99वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए थे। 99वें संविधान संशोधन 2014 के द्वारा ये 124A, 124B और 124C जोड़े गए थे, जिसमें नियुक्ति की प्रक्रिया और नियमों के निर्माण की शक्ति किसको दी गई है? संसद को दी गई है। संसद विधि बनाकर इनका निर्धारण कर सकती है। और उसके बाद में आता है 4th जजेस वाद 2015, यानी एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड वाद 2015। तो ये वाद क्यों आता है? ये वाद इस राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की संवैधानिक वैधता को चुनौती इस वाद के द्वारा दी जाती है। राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग को चुनौती क्यों दी गई थी? क्योंकि राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की संरचना में आपने देखा होगा, इसका एक पदेन सदस्य कौन होता है? भारत का विधि मंत्री होता है। यानी भारत का जो कानून मंत्री होता है वो इसका पदेन सदस्य होता है।
तो वकीलों का जो समूह था, एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड, उनके द्वारा कहा गया कि राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति के माध्यम से न्यायाधीशों की नियुक्ति में सरकार का दखल अंदाजी बढ़ जाएगी, सरकार का हस्तक्षेप बढ़ जाएगा। और संसद को विधि बनाने का अधिकार है, इसलिए संसद का हस्तक्षेप बढ़ जाएगा। तो जब सरकार और संसद का हस्तक्षेप न्यायिक नियुक्ति में बढ़ेगा, इसका मतलब यही है कि न्यायाधीशों की नियुक्ति में राजनीतिक हस्तक्षेप बढ़ जाएगा। और ज्यों ही न्यायाधीशों की नियुक्ति में राजनीतिक हस्तक्षेप बढ़ेगा तो न्यायिक स्वतंत्रता कम हो जाएगी। तो और न्यायिक स्वतंत्रता क्या होती है? संविधान का मूलभूत ढांचे का भाग होता है। इसलिए न्यायिक नियुक्ति आयोग को इस वाद के अंतर्गत क्या ठहरा दिया गया? इस वाद के अंतर्गत इसको असंवैधानिक ठहराया गया था। जो राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग है, उसको इस वाद के अंतर्गत सुनवाई करते हुए न्यायालय ने क्या ठहरा दिया? असंवैधानिक ठहरा दिया, अवैध ठहरा दिया। तो सरकार के द्वारा जो 99वां संविधान संशोधन लाया गया था, उस 99वें संविधान संशोधन को क्या ठहरा दिया? अवैध घोषित कर दिया। और राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग को क्या कर दिया? न्यायालय ने समाप्त कर दिया। और न्यायालय ने आधार क्या बताया? न्यायालय ने कहा कि भाई इससे राजनीतिक हस्तक्षेप न्यायाधीशों की नियुक्ति में बढ़ जाता है, जिससे न्यायपालिका की स्वतंत्रता प्रभावित होती है। और न्यायपालिका की स्वतंत्रता भारत के संविधान का आधारभूत ढांचा है। इसलिए राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग के द्वारा संविधान के आधारभूत ढांचे का उल्लंघन किया जाता है, अतः ये राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग समाप्त किया जाता है। और ये 5 सदस्यीय पीठ थी और उस पीठ के अध्यक्ष कौन थे? J.S. खेहर थे। तो 5 सदस्यीय पीठ ने अपना फैसला 4-1 से सुनाया था। 5 सदस्यों में से 4 सदस्य तो न्यायिक नियुक्ति आयोग को समाप्त करने के पक्ष में थे और एक न्यायाधीश थे जस्टिस चलमेश्वर, उन्होंने राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग के पक्ष में फैसला दिया था। लेकिन आप जानते हो सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों के अंतर्गत जो बहुमत का निर्णय होता है उसी को स्वीकार किया जाता है। तो 4 न्यायाधीशों ने राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग को अवैध घोषित कर दिया, इसको असंवैधानिक घोषित कर दिया। इसलिए वर्तमान में राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग का अस्तित्व नहीं है। और ये निर्णय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कब दिया गया था? ये निर्णय दिया गया था अक्टूबर 2015 में। अक्टूबर 2015 में सुनवाई करते हुए 99वें संविधान संशोधन को क्या कर दिया? अवैध घोषित कर दिया। और जब 99वां संविधान संशोधन अवैध घोषित हो गया तो अनुच्छेद 124A, अनुच्छेद 124B और अनुच्छेद 124C ये भी क्या हो गए? अवैध घोषित हो गए। और ये अवैध घोषित हो गए तो राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग के प्रावधान इन्हीं के अंतर्गत किए गए थे। तो वर्तमान में राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग को सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के द्वारा अवैध घोषित कर दिया गया। इसलिए वर्तमान में भारत में सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके माध्यम से होती है? तो वर्तमान में फिर वही कॉलेजियम के माध्यम से ही न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है। तो वर्तमान में न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा होती है? कॉलेजियम व्यवस्था के द्वारा ही होती है, क्योंकि इस आयोग को तो क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। तो वर्तमान में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए यही प्रक्रिया भारत में संचालित की जाती है, जिसमें न्यायाधीशों के द्वारा न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है।